गुड मॉर्निंग। स्टॉक 2020 में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आशीष वर्मा और रोज की तरह ये मैच मेरे साथ खेलेंगे नीरज वाजपेयी। नीरज जी गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। सबसे पहले देख लेते हैं किस तरह की पिच पे आज का ये मैच होने वाला है। ग्लोबल संकेत थोड़े से कमजोरी है। अमेरिकन बाजार जो थे उसमें 1/4% की कमजोरी थी। दिक्कत है आज कई सारे बड़े दिग्गज नतीजे आने वाले हैं। आर्थिक आंकड़े वहां पर जो आ रहे हैं वो लगातार कमजोर हो रहे हैं और वो फेडरल रिजर्व यानी कि यूएस का जो सेंट्रल बैंक है उसकी बैठक का आउटकम आना है, तो उससे पहले भी शायद थोड़ा सा नर्वसनेस के साथ वो बाजार कामकाज कर रहे हैं। यूरोप आपकी स्क्रीन पर आएगा। 1% के आसपास का दबाव वहां पे देखने को मिला है और यहां पर चीन के आर्थिक आंकड़े, कच्चे तेल में जो कमजोरी आ रही है उसका ज्यादा इंपैक्ट है और इसलिए ये मार्केट भी दबाव दिखाते हुए और ऑब्वियस है क्योंकि हमने कमजोर कल के संकेत लिए हैं तो एशिया सुस्ती के साथ ही कामकाज कर रहा है। एशिया में बस अच्छी बात कि जापान के बाजार जो है वो हरे निशान में ट्रेड कर रहे हैं, अदरवाइज अक्रॉस एशिया कमजोरी देखने को मिलेगी और एक्जिट निफ्टी दर्शा रहा है कल के क्लोजिंग लेवल्स के आसपास ही शायद ओपनिंग हो 10-12 पॉइंट के आसपास के दबाव के इंडिकेशन आते हुए। नीरज जी ऐसे में रणनीति में आज थोड़ा सा बदलाव है। कुछ शेयर बिकवाली वाले भी रखे हैं टीम में। अलग सेक्टर्स को अभी भी वैसी कोई दिक्कत नहीं लग रही बाजार में। फेड को लेकर के जो थोड़ी बहुत अटकलें उसमें कुछ होना नहीं है। हमें ऐसा लगता है कि फिर इस बार टलेगा। बाजार का मूड जो है रिजल्ट्स के आधार पर ही और कंपनी स्पेसिफिक मूवमेंट देखने को मिल रहा है। सेक्टर्स को भी भरोसा है कि तेजी का रुझान रखना चाहिए, लेकिन कुछ स्टॉक्स हैं, कुछ कंपनी है जहां पे नेगेटिव खबरें हैं तो उसकी वजह से थोड़ा सा दबाव देखने को सकता है। तो एक मिक्स टीम आज की होगी। बहुत कुछ सिमिलर खरीदारी पर फोकस है, लेकिन गेंदबाज हमेशा की तरह कुछ टीमें जरूर होंगे। शुरुआत कहां से? एपटेक के साथ शुरुआत करेंगे और यहाँ पे खरीदारी सलाह सेक्टर्स दे रहे हैं। कल एक शाम को खबर आई कि कंपनी अब किंडरगार्टन और स्कूलिंग में उतरने वाली है और पैन इंडिया प्रेजेंस बनाएगी। ओवरसीज से शुरुआत कर रही है तो सेलेक्टर्स को लगता है कि एक बड़ा पॉजिटिव मूवमेंट इसलिए है क्योंकि ये एक ऐसा सेक्टर है, ऐसा बिजनेस है जिसपे मंदी तेजी का कोई असर नहीं पड़ता है और सेलेक्टर्स को लगता है कि इसकी पोटेंशियल बहुत है, बहुत ज्यादा अभी भी स्कोप है क्योंकि जो प्राइमरी स्कूलिंग है वो अभी भी बहुत ज्यादा भारत में जो है जगह है, उसकी बहुत ज्यादा गुंजाइश है। सेक्टर्स को लगता है कि एक स्टैब्लिश प्लेयर है, बड़ा नेटवर्क है, डीप पॉकेटेड कंपनी है, तो यहाँ पे एक बड़ा फायदा इसको हो सकता है। 70 रुपए के लक्ष्य के साथ इसमें खरीदारी करके चले। स्पाइस जेट फिर से एक बार फोकस में रह सकता है। सेक्टर्स को लगता है खरीदारी करनी चाहिए। जिस तरीके से इंडिगो के आईपीओ को रिस्पांस मिल रहा है, पहले दिन 86% भर गया है और इनका इन्वेस्टर्स की तरफ से भी अच्छा रिस्पांस मिला था, डबल डिमांड थी उनकी, वो एक पॉजिटिव है। साथ ही आज ध्यान रखिएगा जेट एयरवेज के रिजल्ट्स आने Q2 के, उसका इम्पैक्ट आपको इस स्टॉक पे भी दिखेगा। खरीदारी सलाह होगी 47 के लक्ष्य के साथ इसमें आज खरीदारी करके चल सकते हैं। आशीष शुरुआत खरीदारी से ही होगी। सबसे पहले गैमन इंडिया वो काउंटर जिसमें एक्सपर्ट्स मानते हैं खरीदारी करके चलें। कई बार स्टॉक को हम रिकमेंड भी कर चुके हैं। जिस तरह से कंपनी धीरे धीरे वैल्यू अनलॉक करने की कोशिश कर रही है, यानी कि एसेट्स को बेचकर अपने डेट को कम करना, कर्ज को कम करना। दिक्कत वही है इस कंपनी की बैलेंस शीट पे जो कर्ज तगड़ा रखा हुआ है, अगर वो धीरे धीरे कम करने के संकेत आते हैं तो स्टॉक की रेटिंग होने की गुंजाइश बनती है। हालांकि अभी तो एक छोटा अंश लगातार बेचने की तैयारी कर रही है कंपनी। अभी भी खबरें आ रही हैं कि शायद कुछ स्टेक ये बेचती हुई नजर आएगी। लेकिन गैमन इंडिया फिलहाल ट्रेडिंग के लिहाज से, लेकिन अगर वाकई ये डेट प्रॉब्लम्स को एड्रेस कर पाती है तो एक स्ट्रांग रेटिंग का कैंडिडेट बनेगा। लेकिन इस समय तो ट्रेडिंग का नजरिया और 13 तक के लेवल तक अप्रोच करें। नीरज ने हाईलाइट करा एविएशन स्पेस। एक्चुअली हम भी सरप्राइज थे इंडिगो एविएशन को या फिर इंटरग्लोब एविएशन, माफ कीजिएगा, उस आईपीओ को जो पहले दिन जिस तरह का तगड़ा रिस्पॉन्स मिला है वो दिखाता है कि एविएशन शेयर्स के लिए एपेटाइट है। हमें लगता है इस लिहाज से अगर ये लिस्टिंग के वाकई कुछ सिग्निफिकेंट गेन्स की तरफ इंडिगो एविएशन मूव कर रहा है तो अभी भी फिर एयरलाइन शेयरों की रेटिंग की गुंजाइश बनती है। अदरवाइज अगर वो इशू प्राइस के आसपास आना था तो डिस्काउंटिंग के लिहाज से सब इस समय तो आपको राइटली प्राइस नजर आएंगे। लेकिन अगर वो इंटरग्लोब एविएशन के बड़ा स्ट्रांग रिस्पॉन्स है, वहां पे सिग्निफिकेंट मूव्स आते हुए नजर आएंगे लिस्टिंग के बावजूद, तो शायद इन सब में भी रेटिंग की गुंजाइश बनती है। और सबसे इंटरेस्टिंग ध्यान रखें जो नीरज ने भी हाईलाइट करा है, नंबर्स आज आने वाले हैं। एटीएफ की कीमतें जो गिरी हैं, जो कच्चे माल की लागत इनकी कम हुई है, उसका भरपूर फायदा नंबर्स में शायद देखने को मिले। स्ट्रीट वैसे ही बहुत बुलिश है नंबर्स को लेकर। हमें लगता है शायद आज खरीदारी करने के मौके हों। वीक हैंड्स हैं तो आप बेहतर है कि रिजल्ट आने से पहले ही मुनाफा वसूल लें, लेकिन हमें लगता है अच्छा मूव ये काउंटर डिलीवर कर सकता है। इसी के साथ वक्त हम लोगों की टीम्स के अब डिपेंडेबल खिलाड़ी जानने का। मारुति होगा भरोसेमंद खिलाड़ी। सेलेक्टर्स का ऑल टाइम फेवरेट है और कल जो नतीजे कंपनी ने पेश किए हैं वो काफी बेहतरीन है। हर फ्रंट पे आप देखेंगे। अब चैलेंज ये माना जा रहा है कि क्या वो इस मोमेंटम को बरकरार रख पाएगा कि नहीं रख पाएगी कंपनी, क्योंकि आगे
इतनी ज़्यादा ग्रोथ को सस्टेन करना एक चैलेंज होता है। तो ग्रोथ सस्टेन करने के लिए कई सारे ट्रिगर्स हैं और उसमें सबसे बड़ा ट्रिगर ये है कि जो वेतन आयोग की रिपोर्ट आने वाली है जनवरी में, वो काफ़ी सिग्निफिकेंट होगी। दिसंबर में वो रिपोर्ट आएगी और उम्मीद है कि वो इम्प्लीमेंट हो जाएगी अगले फाइनेंशियल ईयर से। सरकार के ऊपर तमाम सारे दबाव हैं इन सब चीज़ों को करने के लिए। सेक्टर्स को लगता है कि वो एक बहुत बड़ा ट्रिगर होगा तमाम ऑटो कंपनियों के लिए, क्योंकि लोगों के हाथ में काफ़ी पैसा आएगा। एक अनुमान के अनुसार माना जा रहा है कि कम से कम 18 से 30% तक सैलरी हाइक होगी सरकारी कर्मचारियों की। तो एक बड़ी ट्रिगर इन कंपनियों के लिए होगी। तो हमें लगता है कि वो मोमेंटम जिसका चैलेंज देखा जा रहा है इस कंपनी के लिए, वो इसको बरकरार रख पाएगी अगले साल में भी। तो खरीदारी सलाह होगी 4550 का लक्ष्य रखें, 4485 का स्टॉप लॉस। आशीष, एक ऐसा स्टॉक जो हम पहले भी रिकमेंड कर चुके हैं, कई बार रिकमेंड कर चुके हैं और काफी समय हो गया उसे रिकमेंड कर रहे हैं, वो है ट्राइडेंट का काउंटर। बेहतरीन मूव्स इस कंपनी में आए हैं। अब तो मेरे ख्याल से ऑलमोस्ट 45-44 के आसपास कामकाज कर रही है। हमें याद है हमने 20 के लेवल्स के आसपास रिकमेंड करना शुरू करा था, तब मैंने हाईलाइट भी करा था प्रमोटर्स की बाइंग और तमाम पॉजिटिव्स थे, और आज देखिए किस तरह के स्ट्रॉन्ग रिटर्न्स इस काउंट ने दिए हैं। इनफैक्ट आज फिर से लेने की वजह क्योंकि कल बाजार बंद होने के बाद इस कंपनी ने अपने तिमाही रिजल्ट्स घोषित करे। एज एक्सपेक्टेड रेवेन्यूज के फ्रंट पे, आय के फ्रंट पे तो एकदम सपाट परफॉर्मेंस है, लेकिन जो ऑपरेशनल परफॉर्मेंस है जिसको हम लगातार एंटिसिपेट कर रहे थे, वो इंप्रूवमेंट दिखाएगा। कच्चे माल की जो लागत गिर रही है उसके चलते आप वो देखेंगे जब मैं नंबर्स हाईलाइट करूंगा किस तरह से इस कंपनी को फायदा मिला है। एबिटा इस कंपनी का फ्लैट रेवेन्यूज पर भी 16-17% का जंप दिखा रहा है। रॉ मटेरियल की कॉस्ट जो हम एंटिसिपेट कर रहे थे कि क्वार्टरली नंबर्स, कई सारे ऐसे स्टॉक्स जहां पे अच्छे नतीजे एक्सपेक्टेड हैं आने वाले क्वार्टर्स में, रॉ मटेरियल कॉस्ट इस कंपनी की 12% कम हुई है, और इसके चलते मार्जिन्स में आप देखेंगे 270 बेसिस पॉइंट्स का उछाल देखने को मिला है। इनफैक्ट इस कंपनी का मुनाफा 21 करोड़ से बढ़कर 51 करोड़ रुपए में पहुंचा है, यानी कि साल दर साल मुनाफे में 145% का जंप इस कंपनी ने अपने क्वार्टरली नंबर्स में दिया है। इस पूरे छमाही का जो मुनाफा है, मैं देख रहा था बीते साल पूरे साल में इस कंपनी ने 118 करोड़ रुपए का मुनाफा करा था, और इस फाइनेंशियल ईयर में 2 तिमाहियों के नतीजे आए हैं, यानी कि आधी तिमाही रिपोर्ट हुई है, 112 करोड़ रुपए ऑलरेडी कर चुका है, यानी कि पिछले साल के मुनाफे को ऑलरेडी मैचअप कर चुके हैं ये लोग पहले 6 महीने में ही। इसलिए स्टॉक को हम वापस रडार पे लेके आए हैं। लेकिन क्योंकि हमारे रिकमेंड करने के बाद बड़ा तगड़ा मूव जहां पे 40-45 के लेवल्स थे, अपने रिसेंट हाइज के आसपास है, इसलिए बीच में हमने रिकमेंड नहीं भी करा था। लेकिन अब क्योंकि अपने इतने स्ट्रॉन्ग नंबर्स का हमें लगता है अच्छा रिस्पॉन्स काउंटर देगा, हालांकि क्योंकि तगड़ा उछाल दिखा चुका है तो स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ पोजीशंस को अप्रोच करें। हमें लगता है आज इवेंचुअली 46-47 तक के लेवल्स तक शायद ये कंपनी जाती हुई नजर आए। अभी भी खरीदारी करने के मौके नजर आते हैं। छोटा सा ब्रेक, उसके बाद मिडिल ऑर्डर के खिलाड़ियों पर फोकस। मध्यक्रम में बैंक शेयरों में थोड़ी सी कमजोरी दिख रही है, इसलिए बिकवाली वाले शेयर्स होंगे। पहला आईसीआईसीआई बैंक होगा और दूसरा यस बैंक होगा। इन दोनों में ही शॉर्ट करके चले। सेक्टर्स में लगता है थोड़ी वीकनेस रहेगी। कल जो एक्सिस के नतीजे आए उसमें आगे जाते हुए कंसर्न्स दिख रहे हैं साफ साफ। सेक्टर्स में लगता है कि तमाम दूसरे प्राइवेट बैंकों में भी आगे आपको दिक्कत देखने को मिल सकती है। इसलिए आईसीआईसीआई बैंक में 275 का लक्ष्य होगा, बिकवाली करके चले। 286 पे स्टॉप लॉस रखें, और यस बैंक में भी 725 के टारगेट के साथ बिकवाली की सलाह होगी। सिप्ला एक और काउंटर है, यहाँ पे भी सेक्टर्स को लगता है कि प्रेशर देखने को मिलेगा। कल ल्यूपिन के जो रिजल्ट्स आए वो काफी वीक है, और अभी ऐसा लग रहा है कि यहाँ से और थोड़ी ज्यादा कमजोरी देखने को मिल सकती है, तो वो एक इम्पैक्ट दूसरे शेयरों में भी देखने को मिलेगा। हमें लगता है सिप्ला में भी एक प्रॉफिट बुकिंग बनती है। 670 का टारगेट लेते हुए इसमें शॉर्ट करके चले। आशीष, केन इंडिया, लेकिन इस बार इसमें बिकवाली करने की सलाह है। कुछ होप जाग रही थी कि कल वेदांता की जब बोर्ड की बैठक होगी तो शायद माइनॉरिटी शेयरहोल्डर्स के लिए ऑफर को बेहतर किया जा सकता है, जिसे हम कहते हैं ऑफर को स्वीटन कर दिया जाएगा। ऐसा कुछ अनाउंसमेंट तो आया नहीं। ऊपर से कच्चे तेल में जिस तरह की सीरियस पिटाई हो रही है इंटरनेशनल मार्केट्स में, वो एक दिक्कत की बात है। एक बार फिर से शायद यहाँ पे दबाव गहराता हुआ नजर आए, 154 तक के लेवल तक अप्रोच करें। ये सिर्फ ट्रेडिंग बेट है, अदरवाइज अगर आप चार्ट्स खोलेंगे लंबी अवधि के या फिर वैल्यूएशंस पे जाएंगे तो अट्रैक्टिव बेट फिर ये सब कंपनीज आपको नजर आएंगी। टीवीएस मोटर्स, हालांकि नंबर्स में कोई शक नहीं, बड़े स्ट्रांग नंबर्स थे। इनफैक्ट टू व्हीलर सारी मैन्युफैक्चरर्स के नंबर्स बहुत स्ट्रांग रहे। ऑटो कंपनीज अब तक स्ट्रांग परफॉर्मेंस डिलीवर कराए, मारुति इंक्लूडेड, जो नीरज ने हाईलाइट भी किया। टीवीएस मोटर्स में मेरे ख्याल से कल 13-14% के आसपास का उछाल नंबर्स के बाद आया था।
थोड़े से वैल्यूएशन अनजस्ट नजर आते हैं। हमें लगता है शायद कुछ यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है। इनिशियल ट्रेड्स को सेटल होने दें, जब स्टॉक ऊपरी स्तरों पर थकता हुआ नजर आए तब पोजीशंस को बनाएं या तब बिग वाली इनिशिएट करें। तो अपने टारगेट्स और स्टॉप लॉसेस को रिवाइज कर लें उस लिहाज से। सेरेब्रा इंटीग्रेटेड ये एक आईटी कंपनी है, आपको याद होगा कुल आईटी सॉल्यूशंस मुहैया कराने का काम करती है। भारत ही नहीं, यूएसए, यूके, मिडिल ईस्ट रीजन्स में पढ़ रहा था, इस कंपनी के पार्टनर्स हैं। ये कंपनी का बिजनेस बड़ा इंटरेस्टिंग है, वैल्यू एडेड डिस्ट्रीब्यूशन है आईटी प्रोडक्ट्स का, मिडिल ईस्ट में करती है अपने दुबई ऑफिस के जरिए। ये कंपनी इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग सेवाएं और कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग सेवाएं मुहैया कराने का काम करती है। सेल्स और डिस्ट्रीब्यूशन है आईटी प्रोडक्ट्स के, स्टोरेज है, नेटवर्क सॉल्यूशन है, एक ई वेस्ट रिसाइकलिंग यूनिट है। एक तो लीज है पीनिया में इस कंपनी का, और दूसरा ये बैंगलोर में अपना फुल प्लेज प्लांट बना रही है जो जल्द कहा जा रहा है शुरू होने वाला है। तो वो ई वेस्ट रिसाइकलिंग का इंटरेस्टिंग कारोबार है जिसको बड़े लोग बात करते हैं, उसमें कंपनी ऑलरेडी है। मेडिकल ट्रांसफिक्शन और लीगल प्रोसेस आउटसोर्सिंग का जो कारोबार होता है वो सब कंपनियों के पास है। इसकी एक सब्सिडरी है सेरेब्रा मिडिल ईस्ट नाम से, मिडिल ईस्ट में सब्सिडरी है जो कि कैमराज वगैरह की रिटेलिंग का काम करती है। मैं पढ़ रहा था कैनन के साथ इस कंपनी का करार हुआ है उस दुबई सब्सिडरी के लिए। रेडिंगटन के साथ ऑलरेडी टीयर 1 सप्लायर है ये कंपनी, तो एक इंटरेस्टिंग बिजनेस है, रडार पे रखें। 23 तक के लेवल तक अप्रोच करने की सलाह आज के लिए। इसी के साथ वक्त हम दोनों की टीम्स के अब फ्री हिट खिलाड़ी जानने का। पीआई इंडस्ट्रीज सेलेक्टर्स ने चुना है फ्री हिट के तौर पर, उनको लगता है काफी बेहतर। कल जो इसके नतीजे आए उस पर अगर आप गौर करेंगे तो जो आमदनी है जो आमतौर पर इस क्वार्टर में कमजोर देखने को मिली, उसमें 4.5-5% का उछाल देखने को मिला है। साथ ही जो एबिटा मार्जिन है वो करीब 17% की उछाल के साथ 85 करोड़ के आसपास रखी गई है। वहीं नेट प्रॉफिट आप देखेंगे तो उसमें 19% की तेजी और एबिटा मार्जिन 17% जो पहले थी वो बढ़ के 19% हुई। तो तमाम सारे जो पैरामीटर्स नतीजों में देखे जाते हैं वो काफी बेटर दिख रहे हैं। हमें लगता है कि आगे आने वाले क्वार्टर्स में और बेहतर होते हुए दिखेंगे, इसलिए इसमें खरीदारी की सलाह होगी। 700 के लक्ष्य के साथ पीआई इंडस्ट्रीज में खरीदारी करें, 675 पे स्टॉप लॉस रखें। आशीष, अच्छा, कुछ ऐसी कंपनीज जहां पे एक्सपेक्टेड था क्वार्टरली परफॉर्मेंस बहुत स्ट्रांग होगा, उनमें से एक कंपनी थी नवीन फ्लोरिन, लेकिन नंबर्स ही इस कंपनी के भी बड़े स्ट्रांग आए हैं। हालांकि ये स्टॉक भी जैसे मैं ट्राइडेंट के लिए हाईलाइट कर रहा था कि बड़े अपने रीसेंट हाइज पे पहुंच चुका है, बड़े स्ट्रांग मूव्स दिखाए। ट्राइडेंट की तरह ये स्टॉक भी अपने रीसेंट हाइज के आसपास कामकाज कर रहा है, तो कॉशियसली जरूर अप्रोच करना पड़ेगा। लेकिन इस कंपनी के भी नतीजे बेहद स्ट्रांग है। आय में 22% का उछाल, ट्राइडेंट के केस में तो आय थोड़ी सी फ्लैटिश थी, ऑपरेशनल परफॉर्मेंस इंप्रूव हुआ था, इसकी आय 22% उछली है। ऑपरेशनल परफॉर्मेंस इबीटा 128% का साल दर साल जंप, इबीटा मार्जिन 11 के 21 हो गए, 1000 बेसिस पॉइंट्स का मार्जिन में इंप्रूवमेंट है। और इसीलिए मुनाफा 130% का उछाल, 10 करोड़ का मुनाफा बढ़कर 23 करोड़ रुपए पे पहुंच चुका है। 1350 करोड़ रुपए का मार्केट कैप है। थोड़ा सा वैल्यूएशन के लिहाज से स्ट्रेच आकर, लेकिन ये कंपनी नंबर्स ऐसे डिलीवर करती रही तो बेहद स्ट्रांग रेटिंग अभी भी गुंजाइश है। इसलिए मैंने कहा थोड़ा सा कॉशियसली ट्रेड करना पड़ेगा आपको। पूरे छमाही के लिए इस कंपनी ने अब 41 करोड़ रुपए का मुनाफा कर लिया है, और इस कंपनी का भी बीते पूरे साल का मुनाफा 48 या 49 करोड़ रुपीस के आसपास था, यानी कि ऑलमोस्ट पूरे साल का मुनाफा पहले 6 महीने में ट्राइडेंट की तरह नवीन फ्लोरिन ने भी कमा लिया है। बैलेंस शीट स्ट्रांग है इस कंपनी की, 18 करोड़ रुपए के आसपास का कैश, कोई लॉन्ग टर्म बोरिंग नहीं है। नेट करंट इन्वेस्टमेंट्स में देख रहा था ऑलमोस्ट 200 करोड़ रुपए के आसपास के, तो इंटरेस्टिंग है। रडार पर रखें, 1450 तक के लेवल तक अप्रोच करें। थोड़ा सा टिकट साइज बड़ा है लेकिन अच्छे रिटर्न देने की गुंजाइश रखता है, तो आप रिटर्न्स रुपए में गिने तो ज्यादा बेहतर होगा आज के लिए। छोटा सा ब्रेक, उसके बाद हम दोनों की टीम्स के आखिरी के 3 खिलाड़ियों पर फोकस। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। सबसे पहले एक बिकवाली खरीदने की सलाह, वो है सीएट। वीकनेस नजर आ रही है, हमें लगता है शायद सीरियस डाउनसाइड्स खुल सकते हैं। डिमांड में कमजोरी, कंपटीशन एग्रेशन दिख रहा है, चाइनीज टायर्स की डंपिंग, ये सब रिजल्ट्स पे हावी हो रहा है, शायद बिकवाली करने के मौके दे रहा है ये काउंटर। रामा स्टील, लीडिंग मैन्युफैक्चरर स्टील पाइप्स का, ट्यूब्स का इस देश में। खपोली प्लांट जो एक लाने वाला था कंपनी, वो ऑपरेशनल हो चुकी है, तो इसकी क्षमता एक्चुअली यहां से दोगुनी होती हुई आपको नजर आएगी। तो जो इकोनॉमिक एडवांटेजेस की बाजार बात कर रहा था कि लोअर ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट होगी, क्योंकि खपोली बड़ा इंटरेस्टिंगली ऐसी जगह पे लोकेटेड है जिससे मुंबई और सदर्न मार्केट्स को इजीली केटर कर सकते हैं। इस कंपनी का 30 से 35% जो कंट्रीब्यूशन आय का आता है एक्सपोर्ट से आता है, और कहा जा रहा है अच्छी खासी डिमांड मुंबई और साउथ इंडियन मार्केट जहां से ये प्लांट केटर करने वाला है
हॉलो सेक्शंस और ट्यूब्स के लिए अच्छी खासी डिमांड है, तो इस काउंटर को रडार पे रखें, शायद अच्छे मूव दे सकता है। सोना कोयो एक और ऐसी कंपनी जिसमें हर एक्सपर्ट्स मानते हैं खरीदारी करें। ऑटो कंपनीज की बात करी हम लोगों ने, मारुति के स्ट्रांग नंबर्स की बात करी, इनफैक्ट टू व्हीलर मैन्युफैक्चरर्स के बेहद स्ट्रांग नंबर्स आ रहे हैं। ऑटो एनसीडी इसलिए मैंने इस रिजल्ट सीजन की शुरुआत में कहा था कि वो बेटर बेट हो सकती है इस पूरे ऑटो को प्ले अप करने के लिए। हमें लगता है अभी भी सिलेक्टिवली ऑटो एनसीडी कंपनीज में खरीदारी करने के मौके ढूंढें। आज हम सिंगल आउट करके सोना कोयो लाए हैं, 64 के लेवल तक अप्रोच करें। नीरज जी, आखिरी के 3 खिलाड़ी बीपीसीएल और एचपीसीएल खरीदारी की सलाह यहाँ पे हुई। सेक्टर्स को लगता है कि क्रूड में जिस तरीके से लगातार गिरावट बनी हुई है उसका फायदा इन कंपनियों को जरूर मिलता हुआ दिखेगा। बीपीसीएल 936 के लक्ष्य के साथ इसमें खरीदारी करें। हिंदुस्तान पेट्रोलियम में भी आपको 800 के लक्ष्य हासिल होते हुए दिख सकते हैं। अंत में एक्सिस बैंक यहाँ पे बिकवाली की सलाह होगी। जिस तरीके से कल नतीजों के बाद कॉन कॉल में ये सामने निकल के आया, करीब 1600 करोड़ के जो डेट है वो आरसी बेचने पड़े और आगे भी गुंजाइश बनी हुई, तो उस वक्त एसेट क्वालिटी जिससे खराब हो रही है, एक प्रेशर देखने को आज इसमें मिल सकता है। बिकवाली की सलाह होगी 508 का लक्ष्य लेते हुए बिकवाली करें। पूरी टीम में नजर डालिए तो एक मिलीजुली टीम है। एपटेक एक नए बिजनेस में उतरने खरीदारी की सलाह होगी। वहीं स्पाइस जेट हमें लगता है कि पेयर ग्रुप का फायदा इसको मिलेगा, तेजी की माहौल बनेगा। वहीं मारुति शानदार नतीजों के बाद आज फिर से इसमें तेजी की गुंजाइश बनती है, लेकिन आईसीआईसीआई बैंक, येस बैंक और एक्सिस बैंक हमें लगता है कि आज भी क्वालिटी के दबाव में रहेंगे। सेट क्वालिटी खराब है और आगे भी खतरा है। सिप्ला एक और कैंडिडेट यहाँ पे भी शॉर्ट करना चाहिए, लेकिन बीपीसीएल और एचपीसीएल कच्चे तेल के दामों में गिरावट का फायदा होगा तो यहाँ पे खरीदारी की सलाह होगी। जबकि पीआई इंडस्ट्रीज बेहद शानदार नतीजे पेश किए और आगे का आउटलुक भी बेहतर दिख रहा है, इसलिए खरीदारी की सलाह होगी यहाँ पे। ज्यादातर फोकस हमारा भी खरीदारी पर ही है। शुरुआत हमने उसी के साथ करी, गैमन इंडिया, जहां पर हमें लगता है जैसे एसेट्स बेचने की कोशिश कर रहे हैं, डेट को कम करने की कोशिश कर रहे हैं, स्टॉक अच्छे मूवमेंट देगा। जेट एयरवेज नीरज ने हाईलाइट करे फोकल पॉइंट्स, खासतौर पर इंटरग्लोब एविएशन के आईपीओ को जिस तरह का बेहद स्ट्रांग रिस्पांस मिल रहा है, रडाप रखें। आज तो जेट के नंबर्स भी आने वाले हैं। डिपेंडेंट के तौर पे ट्राइडेंट एक लॉन्ग टेस्टेड बेट है और बेहतरीन नंबर्स इस कंपनी ने घोषित करें। ऑपरेशनल परफॉर्मेंस में एक तगड़ा इंप्रूवमेंट है, रडाप रखना चाहिए इस कंपनी को। केन और टीवीएस मोटर्स दो ऐसे स्टॉक्स जो कमजोरी के शायद आज कामकाज करें, तो इनको उस लिहाज से रडाप रखें। सेरेब्रा इंटीग्रेटेड टेक्नोलॉजीज एक अच्छा बिजनेस मॉडल, दुबई में जो करार करा है इसकी सब्सिडी ने कैनन के साथ, एक इंटरेस्टिंग गेम प्ले हो सकता है, रडाप रखना चाहिए इस काउंटर को। नवीन फ्लोरीन ट्राइडेंट की तरह एक और ऐसी कंपनी जिसने बेहद स्ट्रांग ऑपरेशनल परफॉर्मेंस डिलीवर करा है, शानदार नतीजे हैं इस कंपनी के, इसके चलते हमें लगता है शायद आज अच्छे मूव्स ये काउंटर डिलीवर करेगा। C8 जहां पे अब लग रहा है कंपटीशन, जहां पे अब लग रहा है स्लोअर डिमांड, जहां पे अब लग रहा है चाइना के डंपिंग की दिक्कतें बढ़ती हुई, स्टॉक शायद वीकनेस के साथ कामकाज करे। रामा स्टील ट्यूब्स जो खोपोली का प्लांट शुरू हुआ है, जिसके चलते मुंबई और खासतौर पर साउथ इंडियन मार्केट्स में कंपनी कैटर करती हुई नजर आएगी, इंटरेस्टिंग प्ले हो सकता है। और फाइनली सोना कोयो, जिस तरह के बेहतरीन ऑटो के नंबर्स अब तक आए हैं, ऑटो एनसीडी एक बेहतर बेट होगी उस अच्छे रिजल्ट्स को प्ले करने के लिए। हमें लगता है सोना कोयो में खरीदारी करने के मौके शायद ढूंढने चाहिए। चलिए, हम दोनों की 10-10 की टीम पूरी हो चुकी है। उम्मीद करते हैं आज का ट्रेडिंग सेशन आपके लिए अच्छा रहेगा। हम दोनों को दीजिए इजाजत, लेकिन आप बने रहिए नेटवर्क के साथ। नमस्कार।